हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को एक नया चैप्टर 12th का नया चैप्टर डिस्कस करना है, दैट इज़ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं सॉल्यूशन में, जो हम इस चैप्टर को में पूरे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, यानी 9th में, 10th में, 11th में कुछ डिस्कस करे हैं, और कुछ बेसिक टर्म्स हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब हमारे बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम वन बाय वन अपने कंसेप्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है कि सबसे पहले यही समझना है हम लोगों को कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जनरली सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने नाइन्थ में हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, 9th का एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। वहाँ पर सॉल्यूशन का ब्रीफ डिस्कशन वहाँ पर देखा था हम लोगों ने। एक बार रिव्यू लेते हैं वहाँ से कि हम लोगों ने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा था कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर which is made up of two or more than two, which is made up of two or more than two components. मीन्स सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने 9th से ही पढ़ ली थी। अब हम तो रिव्यू ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आप लोगों को पता होगा होमोजीनियस का, लेकिन फिर भी हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं कि होमोजीनियस माने क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस अगर मैं वर्ड उठाता हूँ और इसका मतलब देखता हूँ कि होमोजीनियस क्या होगा हमारे लिए, तो होमोजीनियस का मतलब होमो माने होता है सेम, और जीनियस माने होता है जेनेटिक। अब ये जेनेटिक का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन कह लें, चाहे तो हम इसे कॉन्सेंट्रेशन कह लें या फिर हम इसे कह लें फेज, या फिर हम इसे कहें फेज। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर फेज मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फेज सेम होता है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होती है, सेम। तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल में ये है कि सपोज करो शुगर और वाटर को हम लोगों ने डिसॉल्व किया, तो हमारे पास एक वाटर है। ठीक है, वाटर है और वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, वाटर है और वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या डिसॉल्व कराया, थोड़ा सा शुगर डिसॉल्व कराया। वाटर के अंदर जब शुगर डिसॉल्व कराया तो शुगर डिसॉल्व कराने से पहले सॉलिड फेज में था, और वाटर तो आपको पता ही है लिक्विड फेज में होता है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और दोनों को अच्छे से डिसॉल्व करा दिया गया, तो डिसॉल्व कराने के बाद हमें क्या मिला, हमें अच्छे से जब हमने इसे डिसॉल्व करा दिया तो हमें एक फेज मिल गया। यानी अब शुगर के पार्टिकल्स यहाँ नहीं हैं, यहाँ केवल किसके पार्टिकल्स क्या है, यहाँ केवल सारा क्या है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यानी जब हमारा फेज यानी स्टेट एक ही होती है तो वो क्या होता है, यानी फेज सेम है। यानी इस समय इस पूरे सॉल्यूशन का फेज सेम है। आप कहीं भी देखिए लिक्विड ही है, सॉलिड इसके अंदर कहीं नहीं है। तो होमोजेनियस का मतलब यानी जब फेज सेम हो। दूसरी बात मैंने कहा थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। थ्रू आउट द कॉन्सेंट्रेशन सेम का मतलब कि अगर मैं एक सैंपल यहाँ से पिक करता हूँ और एक सैंपल मैं यहाँ से पिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यानी टेस्ट दोनों का सेम है, क्या दोनों का टेस्ट सेम होगा। टेस्ट का मतलब कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर में डेफिनेट अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि यहाँ दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा। तो सेम होने का रीज़न है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे कि दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होती है, सेम होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन बनने के बाद फेज़ क्या हो जाता है, एक फेज़ मिलता है हमें, ये लिक्विड। पहले दो फेज़ थे हमारे पास और क्या मिला, लिक्विड। तो ऐसा सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। और अब बारी आती है जब होमोजीनियस हमें क्लियर हो गया तो एक नया वर्ड आया था यहाँ पर, कंपोनेंट्स। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट वाइज बात करते हैं तो कंपोनेंट जनरली किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास मिनिमम कंपोनेंट 2 होते हैं। 2 मिनिमम कंपोनेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। वो 2 मिनिमम कंपोनेंट क्या हैं, तो सॉल्यूशन के मिनिमम हमारे पास जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास सॉल्यूट।
एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट का अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस, किसी सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसके अंदर किसी चीज़ को मिलाया जाता है, जिसमें किसी चीज़ को मिलाया जाता है, वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसको मिलाया जाता है, वो क्या होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब इनको डेफिनेशन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्यूशन और सॉल्यूट क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, तो सॉल्वेंट होता है द सब्सटेंस विच इज इन excess amount in the solution. The substance which is in excess amount in the solution, that is known as solvent. तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सॉल्वेंट, यानी वो सब्सटेंस जो एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जैसे अभी हमने एक सॉल्यूशन बनाया था शुगर और किसका, शुगर और वाटर का, तो वहाँ पर वाटर कौन था, हमने वाटर बहुत सारा लिया था और शुगर थोड़ा सा लिया था, तो वाटर जो था वो क्या था यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरीके से अब सॉल्यूट क्या होगा, तो आपको समझ में आ गई होगी बात की डेफिनेशन वाइज कैसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक वर्ड और यूज़ करूँगा, नॉट ऑलवेज ट्रू। 99% केसेस में यही होता है, लेकिन हर केसेस में ऐसा कई बार होता भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता है तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सॉल्यूट क्या होता है, तो सॉल्यूट के लिए डेफिनेशन चलिए यहीं से कर लेते हैं, द सब्सटेंस विच इज़ इन लिमिट अमाउंट, या है ना लिमिट अमाउंट का मतलब जो कम होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ये तो हमने 9th में डेफिनेशन डिस्कस करी थी। लेकिन कई बार अमाउंट से, जैसे मैंने कहा नॉट ऑलवेज ट्रू, कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम अमाउंट के बेस पर नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो हम क्या करें, तो जब हम अमाउंट के बेस पर नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हमारे दो फैक्टर काम आते हैं, एक आता है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा फैक्टर होता है वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। अब आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा 12th लेवल के बेस पर बता रहा हूँ कि जिस सब्सटेंस ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सब्सटेंस विच इज़ हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट that is known as लो बॉइलिंग एंड हाई, या तो लो बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर हम क्या कहें और हाई वेपर प्रेशर दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। हमें ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, ये आप अपनी नोटबुक में कहीं नोट बना कर लिख लेना कि वो सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या फिर अगर हम वेपर प्रेशर से कंपेयर करें तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, तो कैसे इस कंसेप्ट से हम क्लियर करते हैं, चलिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको कि हमसे कहता है कि रवि कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, हमसे कहता है कि कोई क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे कहता है वी आर having two components A and B। हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A and B इन द सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, जो क्या है, एक है A और एक है B। ठीक है, कंपोनेंट A is having 120 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, while component B is having 110 degree Celsius boiling point. Now identify which is solute, which will act as solute and which will act as solute and solvent। यानी हमारे पास वो कह रहा है दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक को बोल रहा है वो A और एक को बोल रहा है वो B।
ठीक है। ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है 110 डिग्री सेल्सियस है। और हमें ना ए का नाम बताया ना बी का नाम बताया, और दोनों लिक्विड्स हैं, और ना अमाउंट बताया कि वो बराबर हैं या कैसे हैं। जब हमें अमाउंट भी नहीं पता है, हमें नाम भी नहीं पता है, या तो हम नाम से आइडेंटिफिकेशन कर लें, हमें अमाउंट भी से, या फिर हम अमाउंट से आइडेंटिफिकेशन करें तो हमें अमाउंट भी नहीं पता है। हमें तो बॉइलिंग पॉइंट दिया और उस बेस पर हमें देखना है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को एक नोट कवर कराया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो सॉल्यूट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इस बार किसका कम है, बी का, तो ये क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट। बी कैसे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये कैसे होगा, सॉल्यूट की तरह। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट का केस ना देके वो हमें वेपर प्रेशर का केस देता, फिर क्या करते, और हमसे कहता है वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, द वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए हमसे कहता है सपोज करें 5 atm, और वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है 5 atm, एंड बी का वेपर प्रेशर क्या कहता है, वो बी का वेपर प्रेशर क्या देता है 10 atm, ठीक है। बी का वेपर प्रेशर क्या कहता था, सपोज करो 4 atm कह देता, ठीक है 4 atm वेपर प्रेशर। और तब कहता बताइए कौन क्या है, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो वेपर प्रेशर के केस में हम देखते हैं वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो इस बार वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका है, ए का। तो इस बार वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा ए का लिया है हमने, और यहाँ बी का तो 4 था, तो इसका मतलब ए क्या होगा, इस बार ए हमारा होगा सॉल्वेंट और बी होगा सॉल्यूट। तो मोर द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस मोर विल बी द क्या होगा, दैट विल बी द सॉल्वेंट। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। आप देख लीजिए इसको, फिर मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। होप आप लोगों ने देख लिया होगा, कवर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। अभी मैंने कहा था कि सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में हो, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे हम लोगों का एक एग्जाम्पल होता है हनी। हनी मीन्स शहद, आप लोग सब जानते हो। अगर आप शहद की, हनी की कंपोजिशन देखते हो तो वो किससे मिलकर बना है, शुगरी पार्टिकल से और वाटर से। लेकिन अगर मैं इस हनी की बात कर रहा हूँ, ये हनी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हनी में शुगरी अमाउंट ज़्यादा है, शुगरी अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट क्या है, कम। जब शुगरी अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, और हमें पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैक्सिमम केसेस में वाटर एज अ सॉल्वेंट ही काम करता है, इसलिए वाटर को आप नोट बना के भी लिख लेना, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमें पता है वाटर यहाँ सॉल्वेंट है और शुगर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट। लेकिन शुगर का अमाउंट इस बार ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो बहुत सारे केसेस में कई बार रिवर्स भी हो जाता है कि क्या होता है कि सॉल्वेंट कम हो जाता है और सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, तो तब भी सॉल्यूशन ही बनता है। तो ये क्या था, एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिया कि हमेशा फिक्स नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू कि सॉल्वेंट ही ज़्यादा होगा, कई केसेस में सॉल्वेंट कम भी हो जाता है। इसके बाद जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। तो कंपोनेंट्स का मतलब बच्चों एक बात और बता देता हूँ, नोट कवर करके कर लीजिए कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो एनी सॉल्यूशन आर हैविंग ओनली वन सॉल्वेंट, ओनली वन सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन। यानी किसी सॉल्यूशन को बनाते समय दुनिया का कोई भी अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा और सॉल्यूट एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, अभी मैंने क्या किया था, वाटर के अंदर शुगर डाला था, तो वाटर यहाँ पर अभी भी बताया वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और मैंने क्या किया था, वाटर के अंदर यहाँ शुगरी सब्सटेंस डाले थे, तो शुगर क्या हो गया था, सॉल्यूट, शुगर क्या हो गया था, सॉल्यूट। लेकिन इस शुगर में मैं थोड़ा सा लेमन डाल दूँ, लेमन यानी नींबू निचोड़ दूं, तो जो लेमन है वो कैसे एक्ट करेगा, दैट विल बी ऑल्सो द एक्ट विल बी सॉल्यूट, वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। सपोज करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं, तो यहाँ सॉल्ट भी क्या होगा, वो भी एक सॉल्यूट होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बन गया, इन सबको 4 कंपोनेंट्स को मिलाया, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स को मिलाया और एक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इन 4 कंपोनेंट्स में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक ही है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा एक होता है और सॉल्यूट मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही होगा और सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, सॉल्यूशंस की। तो जब क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन का, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं किस बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने हैं,
कितने सॉल्यूट मिले हुए हैं किसी सॉल्यूशन में, उसके बेस पर। तो जब हम ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके का सॉल्यूशन बन के आता है। एक को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोल सकते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और सेकंड यानी थर्ड को हम बोलते हैं टेट्रानरी सॉल्यूशन। टर्नरी और टेट्रानरी सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट टेक्स पार्ट एंड मेक अ सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। यानी जैसे अभी हमने बनाया था पानी में क्या डाला था, शुगर, तो वो कैसा था, बाइनरी कंपोनेंट के बेस पर, केवल उसमें 2 कंपोनेंट थे, एक कौन सा, वाटर, और दूसरा शुगर। तो क्या है, जब एक सॉल्वेंट होगा यानी वाटर, एक शुगर था यानी सॉल्यूट, तो जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग 1 सॉल्वेंट एंड 2 सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो होगा यहाँ पर 1, सॉल्वेंट तो हमेशा ही 1 होगा, मैंने आपको बता दिया, ये तो फिक्स है, 1 तो होगा सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट क्या होंगे इस बार, 2। सॉल्यूट क्या होंगे, 2 सॉल्यूट होंगे इस बार 2। कैसे? जैसे अभी हमने क्या किया था, वाटर लिया था, वाटर के अंदर क्या किया, वाटर तो हो गया सॉल्वेंट, वाटर के अंदर शुगर डाला, तो ये पहला शुगर डाला तो क्या हुआ, ये फर्स्ट सॉल्यूट था, और इसके अंदर हमने लेमन डाल दिया तो ये क्या था, सेकंड सॉल्यूट था। जब एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरीके से टेट्रानरी में आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, जब सॉल्वेंट तो होगा एक, लेकिन सॉल्यूट कितने होंगे, सॉल्यूट होंगे 3, 1 2 3, 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और टोटल कंपोनेंट कितने, 4। टोटल कंपोनेंट जब 4 होंगे, यहाँ टोटल कंपोनेंट कितने हैं, 3, 1 और 2 3। यहाँ टोटल कंपोनेंट बाइनरी माने होता है 2, तो यहाँ टोटल कंपोनेंट 2 होते हैं, ये टोटल कंपोनेंट 3 होते हैं, ये टोटल कंपोनेंट 4 होते हैं। जहाँ पर सॉल्वेंट 1 होता है और सॉल्यूट 3 होते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट 1 होता है, सॉल्यूट 2 होते हैं, और यहाँ पर सॉल्वेंट भी 1, सॉल्यूट भी 1। तो ऐसा होता है टेट्रानरी सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, लेमन हो गया, और हमने इसमें NaCl और डाल दिया, तो ये क्या बन गया, टेट्रानरी। क्या सर इससे आगे भी होता है? हाँ, अगर इससे आगे भी कोई कंपोनेंट मिला है तो वो पॉलीनरी कहलाता है, और जनरली इतने सारे हम बना के मिक्सर नहीं बनाते, अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीनरी बन जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो जाता है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो किस बेस पर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम किससे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर जब हम करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर जब हम सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब बच्चों क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या है, यानी जहां पर अगर मैं अपनी सिंपल भाषा में कहूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कोई सॉल्यूशन बना है, तो जहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा है और शुगर का अमाउंट सपोज करो कम है पानी के कंपैरिजन में, तो वो क्या होगा, डाइल्यूट। यानी अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन किससे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट। अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट, दैट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इसका रिवर्स हो जाएगा, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू किसके, सॉल्यूट
सॉल्यूट के। जब सॉल्यूट से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट का जब कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे हनी था, अभी हम हनी किस तरीके का सॉल्यूशन है, एक शुगरी सॉल्यूशन है और कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है। और पानी में अगर आप चीनी मिलाते हो थोड़ी सी तो वो कैसा है, शुगरी सॉल्यूशन है लेकिन वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जहाँ सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन हमारा ये भी कवर हो जाता है। इसके बाद आगे बारी आती है, इसके बाद हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं तो सॉल्यूशन का, तो वो होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। ये बेसिक्स टर्म्स हैं बेटे, आप लोगों को पता होने चाहिए और उसके बाद तो हम कंसेप्ट पर आना शुरू करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा फिक्स है कि पानी होगा, तो वो क्या कहलाता है, एक्वस। एक्वस माने होता ही वाटर है। अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। वहीं पर नॉन एक्वस, नॉन का मतलब एक्वस, एक्वस माने वाटर और नॉन मतलब एब्सेंस। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एब्सेंट, यानी पानी होगा ही नहीं, पानी होगा ही नहीं, वहाँ सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट जो होगा पानी नहीं होगा। सपोज करते हैं जैसे हमने बेंजीन है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उस बेंजीन के अंदर हम CCl4 मिला दें, ठीक है, तो बेंजीन सपोज करते हैं सॉल्वेंट है और CCl4 एक सॉल्यूट है। तो ऐसा सॉल्यूशन, यहाँ तो पानी का कोई काम ही नहीं था, पानी है ही नहीं, वाटर की प्रेजेंस ही नहीं है। तो जब वाटर की प्रेजेंस नहीं होती है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरीके से आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी कवर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट, एक्वस, नॉन एक्वस, और एक टर्म और हम यहाँ देख लेते हैं जो क्या होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है, जो आपके लिए शायद नया हो, वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन और हो जाते हैं। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो अनसैचुरेटेड को अगर आपको समझना है तो आप एक ऐसा समझिए कि आप एक उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो भूखा है, और वो जो भूखा है उसकी जो डाइट है, सपोज करते हैं उसकी डाइट 4 चपाती की है, 4 रोटी खाने की है एक टाइम में, ठीक है, और एक टाइम में उसको 4 रोटी खाने की डाइट है और उसको कितनी मिली, स्टार्टिंग में उसको 2 ही मिली, तो वो कैसा रहेगा, भूखा। अब अगर आपने उससे आधी रोटी और मिल गई उसे, तो वो तब भी भूखा है। सपोज करते उसे 3 मिल गई तो भी भूखा है, उसे 3.5 मिल गई, 3.5 मिल गई तो भी भूखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक वो व्यक्ति भूखा है तब तक वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। जैसी उसे मैंने 4 रोटी प्रोवाइड कराई, उसने 4 चपातीज पूरी खा ली, तो वो क्या होगा, उसका पेट भर गया। पेट भर गया का मतलब उसको और खाने की नीड नहीं है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल का काम चल गया, तो यानी कंप्लीट हो गया वो। जब वो कंप्लीट हो गया तो वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। तो डेफिनेशन क्या कहती है अनसैचुरेटेड की, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट और ज़्यादा मिलाया जा सकता है। जैसे हमने क्या किया था, हमने भूखे व्यक्ति को रोटी दी, रोटी एक सॉल्यूट से कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 दी, उनसे खा ली लेकिन अभी भी भूखा है, तो हमने और रोटी मिलाई, और रोटी दी उसे, यानी मोर सॉल्यूट प्रोवाइड कराया, एक और खा ली, आधी और प्रोवाइड कराई, फिर खा ली, आधी और प्रोवाइड कराई, फिर खा ली। जब उसने खा ली और उसका पेट भर गया, अब अगर मैं उसे और सॉल्यूट दूं तो वो नहीं लेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड हो गया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट, द सॉल्यूशन इन विच, इसके लिए बनेगी नो मोर अमाउंट, और इसके लिए क्या बनेगी, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया जा सकता है। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट, नो मोर यानी और ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, वो सैचुरेटेड है, उसका पेट भर चुका है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमें ये पता है कि सपोज करते हैं कि हमारे पास
1 लीटर पानी में कांस्टेंट यानी 35 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज करें 35 डिग्री सेल्सियस पे केवल 500 ग्राम या 500 ग्राम नहीं 200 ग्राम शुगर डिज़ोल्व होता है। केवल 200 ग्राम ही शुगर डिज़ोल्व होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसी 1 लीटर पानी में आधा किलो यानी 500 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कराना है। अब कैसे कराएं, हमें पता है इतने टेम्परेचर पर तो होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टेम्परेचर अगर यहाँ से बढ़ा दें। अच्छा, ये सारी बातें कहाँ चल रही थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अनसैचुरेटेड भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और सुपर सैचुरेटेड भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दूँ और टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो पानी और ज़्यादा उबलने लगेगा। अब जब पानी उबलने लगेगा और मैं इसमें शुगर डालता रहूँ, तो ये तो हमारी रियल लाइफ का प्रैक्टिकल है, तो हम क्या होगा, शुगर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, होता रहेगा। यानी हम जब तक टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तब तक शुगर इसमें डिज़ोल्व होता रहेगा। तो जब सैचुरेसी कॉन्सेंट्रेशन, जितनी एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, जितनी इसकी सैचुरेसी थी, उसको ब्रेक करके ये आगे निकल गया और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कराया जा रहा है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बन गया सुपर सैचुरेटेड। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जनरली हमें मिलता है हलवाई की दुकान पर। देखा जलेबी की जो चाशनी होती है, उसमें वो क्या करता है, बहुत पानी लेके नीचे से गैस जला देता है खूब, और उसमें चीनी डालता रहता है, गाढ़ी चाशनी हो जाती है ना, गाढ़ी चाशनी हो जाती है। तो वो क्या है, दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेसी से भी पार चला गया, भूख नहीं थी लेकिन फिर भी खाया जा रहा है, तो वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक नया क्लासिफिकेशन देखते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट पे भी सॉल्यूशंस के टाइप्स बन जाते हैं। बच्चों जनरली आपको या आपके माइंड में क्या आता है कि जब भी आप सॉल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो एक ऐसा आता है कि सॉल्यूशन का मतलब हम एक लिक्विड चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को घोल के हम लिक्विड बना रहे हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि केवल सॉल्यूशन लिक्विड्स ही नहीं होते हैं, सॉल्यूशन तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया नहीं है सॉल्यूशन का कि कोई लिक्विड चीज़ है तो ही सॉल्यूशन होगी। हमारे माइंड में 9th में तक हम लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम हमारा लेवल बढ़ता है, 12th लेवल पर आते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन केवल लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सब्सटेंसेस को नहीं बोलते, लिक्विड मिक्सचर्स को नहीं बोलते, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, और वही क्लासिफिकेशन अब हमें डिस्कस करना है। चलिए 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्लासिफिकेशन कैसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो जनरली अगर मैं इस क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ और हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल्स। मैंने क्या किया, सॉल्वेंट पहले कांस्टेंट कर दिया। अब सॉल्वेंट कांस्टेंट करने का मतलब, सपोज करते हैं सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट है, यानी जिस चीज़ के अंदर कुछ मिला रहे हैं वो सॉलिड है। और सॉलिड के अंदर अगर हम सॉलिड मिला रहे हैं, एक सॉलिड के अंदर अगर हम दूसरा सॉलिड मिला रहे हैं, तो जब एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा तो वो एक मिक्सचर बनेगा। अब उस मिक्सचर का नाम क्या होगा, तो बच्चों उस मिक्सचर का नाम होगा एलॉयज। आप लोगों ने देखा होगा एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर को एलॉय बोला जाता है। और वो क्या होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं, या फिर हम कहें वो एक सॉल्यूशन होते हैं। कैसा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन का इसका एग्जांपल, जैसे ब्रॉन्ज क्या होता है, पीतल, ब्रॉन्ज होता है कांसा, जिसको हिंदी में हम कांसा बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेटल मिला है, काला सब होता है, तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, इसी तरीके से ब्रास होता है, ये भी कॉपर और जिंक का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सॉलिड्स, एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड में मिलता है तो भी मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं अलॉयज। अलॉयज में ब्रॉन्ज हो सकता है, ब्रास हो सकता है, टिन हो सकता है, तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही रहे, यानी जिसमें हम मिला रहे हैं वो सॉलिड ही है, लेकिन जिसको मिला रहे हैं वो लिक्विड है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं। और इसका एग्जांपल अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। मरकरी क्या होता है, मरकरी एक मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड को मिलाया जा रहा है किसके अंदर, सोडियम मेटल के साथ। तो जब मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो अमलगम बन जाता है, अमलगम वर्ड यूज़ हो जाता है। तो ये भी एग्जांपल भी हो सकता है, और मैंने अभी शुगर वाला एग्जांपल भी दिया। अब अगर हम सॉलिड को किसी सॉलिड के अंदर, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है लेकिन सॉल्यूट कौन है, गैस, सॉलिड के अंदर गैस। अब आप इमेजिन करो कि सॉलिड के अंदर गैस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शंस पढ़ी हैं, हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शंस पढ़ी है ना। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता था, हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर हाइड्रोजन गैस पास कराते थे, किस पर, प्लैटिनम या प्लैटिनम या निकिल की सरफेस पर। तो निकिल की सरफेस पर मेटल सॉलिड है और उस पर गैस आ रही है, और
क्या आता था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब इथीन, इथाइन, आपको ध्यान हो, ठीक है। तो वो भी गैस होती थी, तो वो क्या होती थी, मेटल की सरफेस पर क्या हो जाती थी, एड्जॉर्ब हो जाती थी। तो वो भी क्या है, वो वहाँ भी एक सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता था। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल्स, मेटल्स पर गैसेज का एड्जॉर्प्शन होना। जैसे हाइड्रोजन गैस को हम निकल प्लेटिनम में, प्लेटिनम की सरफेस में हाइड्रोजनेशन 10th में याद आ रहा हो तो वो किया था, तो वो किसका एग्जांपल होता है, वो भी एक सॉल्यूशन बनता है। कब, वो किस तरीके का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड और गैस के बीच में बनने वाला सॉल्यूशन जो मेटल की सरफेस पर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जब सॉलिड हमने कर लिया, इस बार सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड और सॉल्यूट है गैस, यानी लिक्विड के अंदर किसी सॉल्यूट को मिलाया जा रहा है। सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट है हमारे पास सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के अंदर इस बार सॉलिड मिला रहे हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला रहे हैं, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला रहे हैं का मतलब पानी के अंदर आप क्या मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, पानी के अंदर आप चीनी मिला रहे हो, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिला रहे हो तो क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ और यहाँ में देखो डिफरेंस है, यहाँ लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाया जा रहा है, पानी के अंदर चीनी या शुगर मिलाया जा रहा है, यहाँ सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाया जा रहा है, सॉलिड चीज़ के अंदर लिक्विड। तो सॉलिड कौन सी थी, सॉलिड था हमारा सोडियम मेटल या कोई और मेटल, और उसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है, मरकरी, लिक्विड मेटल। तो यहाँ सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाया जा रहा है, यहाँ लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाया जा रहा है, तो एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो और एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड मिलाएं तो क्या होगा, एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड कैसे मिलाते हैं, अल्कोहल इन वाटर, पैक बनाते हैं ना, पैक, पटियाला पैक है ना, छोटा पैक, स्मॉल पैक, हाई पैक, तो वो कैसे बनते हैं, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और पानी किस फॉर्म में, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम लिक्विड के अंदर गैस मिलाएं, कोई लिक्विड सब्सटेंस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और उसके अंदर अगर हम गैस मिलाते हैं, तो जैसे CO2 एंड O2 डिजॉल्व इन वाटर, हमारे पानी के अंदर CO2 भी डिजॉल्व होता है, O2 भी डिजॉल्व होता है। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है तभी तो पानी में रहने वाले जो मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, सबमरीन एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर से, और वाटर को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से। तो पानी के अंदर O2 है, पानी के अंदर CO2 का मिलना ही क्या कहलाता है। आप कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, और अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को खोलोगे तो ऊपर क्या होती है, गैस। तो उस लिक्विड के अंदर क्या है, CO2 गैस। तो लिक्विड के अंदर CO2 गैस है तो वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। गैस इन लिक्विड यानी आप कोल्ड ड्रिंक खोलोगे तो हमेशा ध्यान रखना है किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड। गैस किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, तभी तो गैस एकदम बाहर आती है। तो CO2 और O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसी तरीके से अगर हमारा सॉल्वेंट जो इसके अंदर मिलाना है वो गैस हो, और हमारा मिलाने वाली चीज़, यानी अगर हमारा सॉल्वेंट क्या हो, यहाँ लिक्विड में लिक्विड मिला दी, लिक्विड में गैस मिला दी, अगर हमारा सॉल्वेंट गैस हो और मिलाने वाली चीज़ सॉलिड हो, गैस के अंदर अगर सॉलिड मिला रहे हैं, गैस के अंदर सॉलिड कैसे मिल सकता है सर, गैस के अंदर सॉलिड मिलता है, करो इमेजिन कैसे। तो गैस के अंदर सॉलिड का एग्जांपल है क्या, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस। देखो सब्लिमेशन आप लोगों ने पढ़ा है, कैम्फर होता है, कपूर होता है, कपूर सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो डायरेक्ट क्या है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और वो गैस किस में मिल जाती है, वो सॉलिड सब्सटेंस किस में मिल जाता है, एनवायरनमेंट की गैस में। तो सॉलिड का किस में मिल जाना, गैस में मिल जाना, ठीक है। यानी गैस के अंदर कौन जा रहा है, सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर है ना, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, या फिर हम कहें कैम्फर ऑफ इन N2 गैस। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस होती है, वो कैम्फर नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल होते हैं, गैस का, जब सॉलिड गैस के अंदर मिलाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर गैस के अंदर लिक्विड मिलाया जाए, सर गैस के अंदर लिक्विड कैसे मिला सकते हैं, सोचो। तो गैस के अंदर लिक्विड का एग्जाम्पल जब होता है तो होता है वाटर वेपर्स इन एयर, हवा के अंदर, हवा है, ठीक है, वाटर वेपर्स इन एयर। गैस है, एयर क्या होती है, गैस फॉर्म में, और उसके अंदर कई बार वाटर वेपर्स आ जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, वाटर वेपर्स आते हैं ना, मिस्ट, फॉग, ये सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, गैस के अंदर कौन आ जाता है, लिक्विड। तो क्या है, वाटर वेपर्स इन एयर, या फिर हम इसे दूसरा नाम देते हैं मिस्ट। इसी तरीके से गैस इन गैस, एक गैस में दूसरी गैस। तो गैस इन गैस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे, आप डिओड्रेंट यूज़ करते हो, एनवायरनमेंट की गैस है, एयर है, और उसके अंदर वो जो आपने डिओड्रेंट से निकली गैस है वो मिल गई। हमारे घरों में AC लगे हुए होते हैं, AC लगे होते हैं, AC से कौन सी निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज ए गैस, ठीक है। और एनवायरनमेंट में जो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसेज का मिक्सचर हो जाते हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज किसका एग्जाम्पल होती हैं, कैसा सॉल्यूशन है वो, गैस इन गैस का। तो देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर किसका एग्जाम्पल है, गैस इन गैस का। तो इस तरीके से बच्चों एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ये भी होता है, और ये क्लासिफिकेशन इसलिए है कि आप जो हाइपोथेटिकल मान के चलते हो कि कोई लिक्विड, कोई भी
जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड को सॉलिड में मिलाने पर, सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पर, लिक्विड को लिक्विड में मिलाने पर, लिक्विड को गैस में, या गैस को गैस में मिलाने पर भी बनता है। तो इस तरीके से 9 तरीके के सॉल्यूशन हमारे रेडी हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड मिलाओगे तो ब्रॉन्ज, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाओगे तो अमलगम ऑफ मरकरी, ये एग्जाम्पल है, कई बार बोर्ड में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। सॉलिड के अंदर गैस मिलाओगे तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम वाला एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाएंगे तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, लिक्विड के अंदर गैस मिलाएंगे तो CO2 और O2 डिजॉल्व इन वाटर। गैस के अंदर सॉलिड मिलाएंगे तो सब्लिमेशन वाला एग्जाम्पल, जितने भी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड मिलाएंगे तो वाटर वेपर इन एयर, और गैस के अंदर गैस मिलाएंगे तो मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।